वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS सोशल साइंस कोड 213, जिस चैप्टर 3 क्लास 10th के लिए, जिसका नाम है आधुनिक विश्व 1। इस वीडियो में हम सभी टॉपिक को जो इम्पोर्टेंट है क्लियर करेंगे। बाकी सभी टॉपिक को आप जो मैं आई बटन पे दूंगा उसमें आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पुनर्जागरण। ये पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना, परंतु ये किसी व्यक्ति की का नींद से जागना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नींद से जाग गया तो उसे पुनर्जागरण कहेंगे, बल्कि पूरी मानव जाति जब जागृत हो जाती है, जागरूक हो जाती है, तब उसको पुनर्जागरण कहा जाता है। इस आंदोलन से लोगों के सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और बौद्धिक जीवन में परिवर्तन आए, यानी कि आता है। इस आंदोलन से क्या होता है? लोगों के सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक और बौद्धिक जीवन में परिवर्तन देखा जाता है, तो उसको ही पुनर्जागरण कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन की व्याख्या करते हुए रॉबर्ट इरगैंग ने लिखा है, धर्म सुधार आंदोलन एक जटिल और सुदूरगामी आंदोलन था। यह आंदोलन मध्य युग की सभ्यता के विरुद्ध एक साधारण प्रतिक्रिया मात्र था, परंतु इसने विभिन्न राष्ट्रों के जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। इसका प्रमुख कारण यह था कि सभी मनुष्य कला व साहित्य की अपेक्षा धर्म में अधिक रुचि रखते थे। तो जो धर्म सुधार आंदोलन क्या था, इसमें ये देखा गया कि लोग कला व साहित्य में ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहे, बल्कि उससे ज़्यादा वो धर्म में अधिक रुचि रख रहे हैं। इस आंदोलन ने मध्ययुगीन कैथोलिक धर्म का परित्याग करने तथा आदिम ईसाई धर्म अर्थात ईसा मसीह, सेंट पॉल और ऑगस्टाइन के उपदेशों की महत्ता को स्वीकार करने में बल दिया। जो ये धर्म सुधार था, उस समय में क्या हुआ, वो ईसाई धर्म को ज़्यादा जोर दिया जा रहा था उस समय में, और उनके उपदेशों को ज़्यादा माना जा रहा था, और इस प्रकार आधुनिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया। और उस समय क्या हुआ, आधुनिक विकास की देखा जा रहा था, एक रास्ता मिल गया था उनको आधुनिक विकास का। यह आंदोलन प्रारंभ में एक धार्मिक आंदोलन मात्र था। पहले शुरू में क्या था, ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन ही था, किंतु शीघ्र ही इस आंदोलन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं बौद्धिक पहलू भी सम्मिलित हो गए। यानी कि बाद में क्या हुआ, इस आंदोलन में सामाजिक भी जुड़ गया, राजनीतिक भी, आर्थिक और बौद्धिक पहलू सभी इसके अंदर शामिल हो गए, जिनका धर्म से अत्यंत दूर का संबंध था। तो धर्म सुधार में हमने पढ़ा जिसके अंदर लोग धर्म की ओर ज़्यादा आगे की ओर बढ़ रहे थे। बाद में इसमें सुधार किया गया कि लोग धर्म को ही श्रेष्ठ ज़्यादा ना माने, बल्कि सभी धर्मों को, मतलब धर्म के नाम पर ज़्यादा भेदभाव जैसी चीज़ें ना करें। तो यही धर्म सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट टॉपिक है औद्योगिक क्रांति, जो कि इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति 1750 में इंग्लैंड में शुरू हुई। यह संभव इसलिए हो सका क्योंकि अंग्रेज व्यापारियों ने विदेशी व्यापार के माध्यम से भारी धन इकट्ठा किया था। तो 1750 में इंग्लैंड में शुरू हो गई थी औद्योगिक क्रांति, और अंग्रेज व्यापारियों ने विदेशी व्यापार के माध्यम से क्या करा था, भारी धन को इकट्ठा कर लिया था। और उसके उपनिवेश कच्चे माल की आपूर्ति के लिए सुरक्षित थे। जो उसके उपनिवेश थे कच्चे माल की आपूर्ति के लिए सुरक्षित थे। इसका मतलब यह है जिन देशों पर उन्होंने कंट्रोल कर रखा था, जैसे भारत जैसे देश, उनके लिए कच्चा माल उपलब्ध, कच्ची वस्तु उपलब्ध कराया करते थे। उपनिवेश तैयार माल के लिए संभावित बाजार के रूप में देखे जाते थे। और जो उपनिवेश थे, उपनिवेश का मतलब वह देश जो किसी शक्तिशाली देश के कंट्रोल में या दबदबे में होता है, वो क्या करते थे, उनके लिए बाजार उपलब्ध भी कराते थे कि वो कमज़ोर देशों पर यानी कि उपनिवेशों पर अपना सामान बेच सके। इसके जैसे कि इंग्लैंड द्वारा बाजार में सामान बेचा जाना। इसके अलावा इंग्लैंड में कोयला और लोहा उद्योगों को चलाने के लिए आवश्यक संसाधनों की विशाल राशि थी। इंग्लैंड में क्या था, कोयला भी था और लोहा उद्योग को चलाने के लिए आवश्यक संसाधन भी थे। इस प्रकार पूंजीपतियों के लिए नई मशीनों के विकास में निवेश करने और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन को गति मिली।
फिर क्या हुआ, पूंजीपति जो थे, पैसे वाले लोग जो थे, उनको नई मशीनों के विकास में उन्होंने निवेश करा, पैसा खर्च करा नई मशीनों में, ताकि वो अधिक पैसा कमा सकें। अब मशीनों ने मनुष्य और पशुओं को उत्पादन के कार्य से हटा दिया। अब मशीनें जब आ गई तो मनुष्य भी मशीनों से हट गए, पशु भी। तो अब सारा काम मशीन कर लिया करती थी। नई मशीनरी से उत्पादन में सुधार हुआ। मशीन क्या हुई, मशीन से नई नई जो मतलब उत्पादन में सुधार हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होने लग गया। पर इसने समाज को दो भागों में भी बांट दिया। जब मशीनें आ गई औद्योगिक क्रांति की वजह से, तो समाज दो भागों में बट चुका था, पूंजीवादी और एक पूंजीपति वर्ग। पूंजीवादी या पूंजीपति वर्ग, इन ये दोनों सेम है। और मजदूर, यानी कि पूंजीपति वर्ग में बट गया था समाज, और मजदूर में, यानी कि एक तरफ तो गरीब हो गए थे बहुत से लोग, और एक तरफ अमीर लोगों की श्रेणी बन गई थी। तो ये थी औद्योगिक क्रांति, जहाँ पर मशीनों का विकास, यहाँ मशीनें आई जिससे वस्तु का उत्पादन होने लग गया था। फिर नेक्स्ट है गौरवपूर्ण क्रांति। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गौरवपूर्ण क्रांति भी। बाकी आपको मैंने बताया है कि आई बटन में आप देख सकते हैं जो भी छूटे हुए टॉपिक हैं इस चैप्टर के। तो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई और अन्य दुनिया के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनी। तो गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, 1688 में, और एक दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है क्योंकि बिना खून बहाए इसे सफलता प्राप्त हुई थी। स्टुअर्ट राजा जेम्स द्वितीय ने अपने देशवासियों का लोकप्रिय समर्थन खो दिया था। जो राजा थे स्टुअर्ट राजा जेम्स द्वितीय ने अपने देश के लोगों का लोकप्रिय समर्थन खो दिया था। यह उसके अपने लोगों के प्रति कठोर रवैया के कारण हुआ। उसने जब अपने लोगों के विरुद्ध कठोर रवैया अपनाया तो क्या हुआ, उसने लोगों का समर्थन खो दिया। एक महंगी स्थायी सेना का निर्माण और सरकार में रोमन कैथोलिक लोगों के रोजगार में वृद्धि, सेना और विश्वविद्यालयों ने लोगों को गुस्सा दिलाया। जब एक महंगी स्थायी सेना का निर्माण कर दिया गया, सरकार में रोमन कैथोलिक लोगों के रोजगार में वृद्धि हुई, यानी कि रोमन कैथोलिक कौन होते हैं, ईसाई होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं। तो लोगों के रोजगार में वृद्धि हुई। सेना और विश्वविद्यालयों ने लोगों को गुस्सा दिला दिया। नाराज संसद राजा जेम्स द्वितीय को सिंहासन से हटाना चाहते थे। जो संसद राजा जेम्स द्वितीय थे, नाराज संसद जो थी राजा जेम्स द्वितीय को सिंहासन से, उसकी पोस्ट से हटाना चाहती थी और उसकी बेटी मैरी द्वितीय को सिंहासन में बिठाना चाहती थी। तो राजा जेम्स द्वितीय को हटाना चाहती थी और इसी की बेटी को जनता संसद बैठाना चाहती थी सिंहासन पर। इससे पता चलता है कि निरंकुश शासन को बदल दिया गया। यानी इससे क्या पता चलता है कि निरंकुश जो शासक था, शासन जो चल रहा था, उसको बदल दिया गया और एक संवैधानिक सरकार की स्थापना भी हो गई। संसद को सम्राट को बदलने की शक्ति थी क्योंकि संसद ही था जो सम्राट को बदल सकता था, जैसे कि राजा जेम्स द्वितीय को हटाकर उसकी बेटी को बनाया गया। अगर आप इस चैप्टर के PDF नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम पर शाहुल जॉन चैनल को फॉलो करें, तो आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।